हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट के टॉपिक मार्क्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि मार्क्सवाद का अर्थ, विशेषताएं व प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। मार्क्सवादी विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स 1818 से 83 तथा फ्रेडरिक एंजिल्स हैं 1820 से 1895। दो जन्मदाता हैं, कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंजिल्स। इन दोनों विचारकों ने इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान और अर्थशास्त्र व राजनीतिक विज्ञान की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करके जिस निश्चित विचारधारा को विश्व के सम्मुख रखा, उसे मार्क्सवाद का नाम दिया गया। मार्क्सवाद का अर्थ क्या है? मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। किसका रूप है? समाजवाद, यानी सोशलिज्म का ही एक रूप है, रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म का। यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। यानी क्या समानता होनी चाहिए? आर्थिक व सामाजिक। अतः मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। यानी स्वतंत्रता से पहले क्या कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता से पहले समानता चाहिए। समानता कौन सी जोर देते हैं? आर्थिक व सामाजिक। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार, पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई। मार्क्सवाद और पूंजीवाद व्यवस्था को आमूल रूप से परिवर्तित करने और सर्वहारा वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को एक अनिवार्यता बतलाता है। यानी मार्क्सवाद कहता है कि अगर आपको पूंजीवाद को चेंज करना है और सर्वहारा वर्ग यानी जो वर्कर्स हैं उनकी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना है, तो उसमें हिंसात्मक क्रांति की एक अनिवार्यता है। हम आगे देखेंगे कैसे। इस क्रांति के पश्चात ही आदर्श व्यवस्था की स्थापना हो पाएगी। अब मार्क्सवाद की विशेषताएं क्या हैं? मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मार्क्सवाद पूंजीवाद व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है कि अगर पूंजीवाद को ख़त्म करना है तो आपको हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। मार्क्सवाद प्रजातंत्रीय संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं और उनके हितों के लिए और श्रमिकों के शोषण के लिए बनाई गई है। यानी वे कहते हैं कि जो लोकतंत्र है आज का, जो पूंजीवाद में, वो पूंजीपतियों की संस्था है जो उनके हित पूरे करने के लिए और श्रमिकों के शोषण के लिए बनाई गई है। मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है तथा धर्म को जनता की उन्होंने अफीम कहा है, जिसके नशे में लोग ऊँघते रहते हैं। यानी इन्होंने कहा है, इन्होंने धर्म का विरोध किया और धर्म को कहा है अफीम। अफीम के नशे में लोग ऊँघते रहते हैं, उन्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। मार्क्सवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करते हैं। समाज या राज्य में शासकों और शोषितों में, पूंजीपतियों और श्रमिकों में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। यानी शासक कौन है? यहाँ पूंजीपति बताया है, और शोषित जिनका शोषण हो रहा है वो क्या है? श्रमिक है। तो उनमें वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। वर्ग का मतलब क्या है यहाँ? कि जैसे पूंजीपतियों का वर्ग हो गया, श्रमिकों का वर्ग हो गया। उन्होंने मुख्यतः दो वर्गों की बात की थी। एक तो श्रमिक वर्ग जिनका शोषण होता है पूंजीवाद में, पूंजीवादी विचारधारा में, और एक होता है पूंजीपति वर्ग जो शोषण करते हैं अपने हितों के लिए। इन्होंने कहा कि अगर ये राज्य, हम देखते हैं ना आजकल का लोकतांत्रिक राज्य है, तो राज्य कुछ नहीं है, ये पूंजीपतियों का ही एक कठपुतली है जिसे पूंजीपति अपने हित के लिए और श्रमिकों का शोषण करने के लिए यूज़ करते हैं। पूंजीपति किसको कहा है? जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, प्राइवेट जो बिजनेसमैन होते हैं जिनका काम सिर्फ पैसा कमाना होता है, वो श्रमिकों के शोषण पर ध्यान नहीं देते। वो नहीं देखते कि श्रमिकों का कैसे कंडीशन में वो रह रहे हैं, कितना हम उनको पे कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी ने प्राइवेट बिजनेस खोला तो उसने उस पर पैसे इन्वेस्ट किए। अब वो क्या चाहेगा कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, तो वो उस बिज़नेस में कोई श्रमिक भी रखेगा काम करने के लिए। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कब मिलेगा? जब वो श्रमिकों को कम से कम पैसा देगा। भाई अगर श्रमिकों को ज़्यादा पैसा देने लग जाएगा तो उसके पास थोड़ी बचेगा। तो श्रमिकों को कम से कम पैसा दे रहा है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करवा रहा है कि कम पैसे में भी तुम, जैसे एक तो 10 रुपये में तुम 12 घंटे काम करो, एक 10 रुपये में तुम 15 घंटे काम करो, तो उसको फ़ायदा किस में होगा? 10 रुपये में 15 घंटे काम करवाएगा उनसे, तब उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा, कम पैसे में ज़्यादा काम कर रहे हैं वो। तो ऐसे क्या होगा श्रमिकों का? लेकिन इधर क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो पैसे कम मिल रहे हैं, काम ज़्यादा करवाया जा रहा है। अब श्रमिक उसको छोड़ के क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उन्होंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा हो जाता है कि दो वर्ग बन जाते हैं। पूंजीपति वर्ग बहुत कम होता है, श्रमिक वर्ग बहुत ज़्यादा होता है। जिनका शोषण हो रहा था वो लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनमें क्या होता है? आपस में कंपटीशन होता है कि उनको अपना पेट पालने के लिए
जाके बिज़नेस में काम करना ही पड़ता है। अगर वो काम पे नहीं जाएंगे तो फिर वो खाना भी नहीं खा सकते, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते। तो इसलिए वो उनकी मजबूरी होती है कि वो जो बिज़नेस में काम कर रहे हैं, श्रमिक बने हुए हैं, वो छोड़कर वो नहीं जा सकते वो श्रमिक। अगर मान लो एक श्रमिक है, उसको 10 रुपये दे रहे हैं, उससे 15 घंटे काम करवा रहे हैं और वो छोड़ देता है उसको कि नहीं भाई मुझे कम दे रहे हो आप और ज़्यादा काम करवा रहे हो, मैं नहीं करना चाहता काम, तो पूंजीपति के कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है, श्रमिकों में आपस में कंपटीशन है। वो छोड़ के जाएगा तो कोई और मजदूर रख लेगा, वो काम करने को तैयार हो जाएगा उसके लिए। तो क्योंकि श्रमिक वर्ग क्या बताया मार्क्स ने कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक टाइम बाद में, यानी बहुत सारे लोग श्रमिकों की श्रेणी में आ जाते हैं जिनको डेली मतलब मजदूरी करना ज़रूरी है अपना पेट पालने के लिए। तो इसलिए कंपटीशन के कारण लोग हैं वो कम पैसे में भी काम करना मंजूर कर लेते हैं। तो उनको कम पैसे दे रहा है, उत्पादन ज़्यादा करवा रहा है, तो जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सब अपनी जेब में डाल रहा है वो पूंजीपति। तो ये मार्क्स का सिद्धांत की विशेषताएं थी। मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करता है, ये हम आगे देखेंगे। अब मार्क्सवाद के सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। यानी मार्क्स के विचारों का अगर मूल आधार देखें तो क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया है। हीगल आपके थिंकर और हैं, उनसे उन्होंने ग्रहण किया है ये। मार्क्स के द्वंद्वात्मक को समझने के लिए हीगल के विचारों को जानना आवश्यक है। हीगल के विचारों में संपूर्ण संसार गतिशील है, यानी ये पूरा जो संसार है हमारे आसपास हम देख रहे हैं ये गतिशील है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी जो चीज़ आज, जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई चीज़, जैसे हमने गेहूँ बोई, फिर उसका क्या होगा, बीज फूटेगा, छोटा पौधा बनेगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर एक दिन वो पौधा नष्ट हो जाएगा और उसकी गेहूँ हम निकाल लेंगे। तो क्या हो रहा है, ये गति तो हो रही है, लगातार परिवर्तन हो रहा है, संसार स्थिर नहीं है, गतिशील है। हीगल के विचारों में इतिहास घटनाओं का क्रम मात्र नहीं है, बल्कि विकास की 3 अवस्थाओं का उन्होंने विवेचन किया है। कि जो ये जो मैंने बताया ना, विकास हो रहा है कि एक बीज से छोटा पौधा बना, फिर बड़ा पौधा बना, उस पर बालियाँ आई गेहूँ की, फिर वो पौधा नष्ट हो गया, उसकी गेहूँ हमने रख ली, फिर दोबारा बीज बोए। तो ये जो विकास हो रहा है इसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने। किसने, हीगल ने। वाद, प्रतिवाद व संवाद। हीगल की मान्यता है कि कोई भी विचार अपनी मूल अवस्था में वाद होता है, यानी जब अपनी मूल अवस्था में है, प्रारंभिक अवस्था में है, तो वो क्या है, वाद, उसको उन्होंने वाद बोला है। कुछ समय बीतने पर उस विचार का विरोध उत्पन्न होता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मौलिक विचार वाद परिवर्तित होकर प्रतिवाद बनता है, और प्रतिवाद का विरोध होने से एक नए विचार की उत्पत्ति होती है जो संवाद कहलाता है। यानी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मूल विचार है वो चल रहा है, उसका किसी ने विरोध नहीं किया, उसको सत्य माने जा रहे हैं लोग, फिर अचानक से कोई उसका विरोध करता है कि नहीं भाई ये विचार सत्य नहीं है पूर्ण रूप से, इसमें आंशिक सच्चाई ही कोई। जैसे हम देखते हैं कि साइंस का डेवलपमेंट होता है तो भी ऐसे होता है, कल तक कोई और थ्योरी सच थी, फिर नई थ्योरी आ जाती है तो पुरानी थ्योरी को काट देती है कि भाई नहीं ये थ्योरी ज़्यादा सही है। तो क्या थी, वो पुरानी थ्योरी वाद थी, नई थ्योरी वो उसका प्रतिवाद, और उन दोनों के संयोग से जो नई थ्योरी एक और बनेगी वो क्या है, संवाद। तो उन्होंने क्या कहा, तो इसलिए फिर द्वंद्वात्मक के बाद संवाद आ जाता है और ये प्रक्रम लगातार चलता रहता है और अंत में सत्य की प्राप्ति होती है। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक को स्वीकार किया, किंतु हीगल के विचारों को उसने अस्वीकार कर दिया। जहाँ हीगल विचार को संसार को नियामक और विश्वात्मक मानता है, वहाँ मार्क्स भौतिक तत्व को स्वीकार करता है। मार्क्स का मानना है कि द्वंद्वात्मकवाद का आधार विश्व आत्मा न होकर पदार्थ ही है। यह भौतिक पदार्थ ही संसार का आधार है। पदार्थ विकासमान है और उसकी गति निरंतर विकास की ओर है। विकास द्वंद्वात्मक रीति से होता है। वाद, प्रतिवाद व संवाद के आधार पर ही विकास गतिमान रहता है। मार्क्स के विचारों में पूंजीवाद है वो वाद है। अगर मार्क्स के विचारों में हम देखें वाद का मतलब क्या है, तो सबसे प्रारंभिक अवस्था उन्होंने बताया कि सबसे पहले क्या आएगा, पूंजीवाद आएगा। तो पूंजीवाद को उन्होंने क्या कहा, वाद। फिर जहाँ 2 वर्ग होंगे, एक तो पूंजीपति और एक श्रमिक। पूंजीपति वर्ग होगा धनवान वर्ग होगा, श्रमिक वर्ग होगा वो निर्धन होगा। इन दोनों के हितों में विरोध है। ठीक है, वाद उन्होंने क्या बताया कि पूंजीवाद,
एक एग्जाम्पल से समझते हैं मार्क्स के। वाद प्रतिवाद। वाद इन्होंने क्या बताया है कि पूंजीवादी अवस्था है जो प्रारंभिक की, उसको इन्होंने वाद कहा है। लेकिन इसमें दो हैं वर्ग हैं, एक तो पूंजीपति, एक श्रमिक। तो पूंजीपति हैं वो धनवान वर्ग है, श्रमिक है जिनका शोषण हो रहा है। तो इनके हित आपस में एक नहीं हो सकते, इनके हित अलग अलग हैं, इनके हितों में विरोध है। तो इसमें आपस में क्या होगा, इनमें संघर्ष उत्पन्न होगा। फिर इन्होंने क्या कहा, इस संघर्ष में श्रमिकों की विजय होगी। और सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग इन्होंने किसको बोला है, श्रमिक वर्ग को ही इन्होंने सर्वहारा वर्ग बोला है। श्रमिक वर्ग का दूसरा नाम क्या बोला इन्होंने, सर्वहारा वर्ग। ठीक है, अर्थात श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। मतलब इन दोनों में आपस में संघर्ष होगा, श्रमिक वर्ग जीत जाएगा तो श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। तो ये इन्होंने क्या बताई है, प्रतिवाद की अवस्था। प्रतिवाद में क्या होगा, श्रमिक वर्ग जीत जाएगा और इसका अधिनायकवाद स्थापित होगा। इन दोनों अवस्थाओं में से एक तीसरी व नई स्थिति उत्पन्न होगी जो साम्यवादी समाज की है। इस स्थिति में ना वर्ग रहेंगे, ना वर्ग संघर्ष होगा, ना राज्य रहेगा और सब कुछ समाज से लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, पहले तो पूंजीवाद आएगा। पूंजीवाद को मिटाने के लिए सर्वहारा का अधिनायकवाद यानी सर्वहारा है वो राज्य पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेगा, अपना अधिनायकवाद स्थापित कर लेगा, अपना शासन स्थापित कर लेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि सर्वहारा वर्ग ऐसे नियम और कानून लगाएगा कि राज्य की समाप्ति कर देगा, पूंजीपतियों की समाप्ति हो जाएगी। तो सिर्फ एक ही वर्ग बचेगा। कौन सा वर्ग बचेगा, सर्वहारा वर्ग बचेगा। समाज में सिर्फ एक वर्ग रह जाएगा, तो उसके बाद वर्ग संघर्ष की भी ज़रूरत नहीं और अधिनायकवाद की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद क्या होगा, एक साम्यवादी समाज आएगा। साम्यवादी समाज इन्होंने में क्या होगा, ना वर्ग हो रहेंगे, ना वर्ग संघर्ष होगा, ना राज्य रहेंगे। लोग आवश्यकता अनुसार अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो समाज से प्राप्त करेंगे। तो ये स्थिति उन्होंने क्या बताई है, संवाद। ठीक है, तो वाद है पूंजीवाद, स्टार्टिंग यहीं से होगी। उसके बाद प्रतिवाद बनेगा उसका, जिसमें श्रमिकों का अधिनायकवाद स्थापित होगा। उसके बाद आती है स्थिति संवाद की। संवाद में क्या होगा कि श्रमिकों का अधिनायकवाद की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ एक ही वर्ग बच जाएगा, इसलिए कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा और राज्य है वो आवश्यकता अनुसार समाज से प्राप्त करेगा। तो ये है संवाद की स्थिति। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दर्शन का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, किंतु इसने इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत का कहीं भी विस्तृत रूप से वर्णन नहीं किया। यानी इनके दर्शन का आधार इन्होंने ये माना है, ऐसे से इन्होंने विकास बताया, लेकिन विस्तृत रूप से वर्णन कहीं नहीं किया। मार्क्स ने हेगल के आध्यात्मिकवाद के स्थान पर भौतिकवाद का समर्थन किया है। इन पदार्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है बजाय ईश्वर के या फिर जो एक बोलते हैं ना वर्च्यूज़ के। मार्क्स का मानना है कि समाज की प्रगति के लिए संघर्ष व क्रांति का होना अनिवार्य है, किंतु यह सत्य है कि शांति काल में ही समाज की प्रगति तीव्र गति से होती है। ठीक है, यानी इन्होंने तो कह दिया कि आपस में क्रांति होगी, संघर्ष होगा, उसके बाद श्रमिकों का अधिनायकवाद स्थापित होगा। लेकिन हमने जैसे अगर इतिहास देखें तो जहाँ जब शांति रही है तब तब समाजों में प्रगति जल्दी हुई है। मार्क्स की विचारधारा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भांति इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। यानी हमने इनका एक पहला सिद्धांत देख लिया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके इतिहास की आर्थिक व्याख्या क्या सिद्धांत है। यानी इतिहास की इन्होंने अपने तरीके से व्याख्या की है कि भाई इतिहास ऐसे ऐसे रहा है। इन्होंने 6 अवस्थाएं बतलाई थी, उन अवस्थाओं में कैसे कैसे चेंज हुए, और आर्थिक रूप से इन्होंने जो इतिहास की जो इन्होंने व्याख्या की है उसका बेस इन्होंने आर्थिक रखा है। यानी कि जैसे आर्थिक का मतलब क्या है, पैसे के रूप में क्या क्या चेंज हुए, कि पहले में लोग क्या कैसे कमाते थे, दूसरी अवस्था में कैसे कमाते थे, फिर क्या वर्ग बने उस कमाई के आधार पर, तीसरी अवस्था में लोग कैसे कमाते थे, उनका कमाने का स्रोत क्या था, फिर उसके आधार पर क्या वर्ग बने। तो इस प्रकार से इन्होंने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की 6 अवस्थाएं बतलाई हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।